नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण निर्यात को नियंत्रित करने का फैसला किया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का वितरण सुचारू रूप से चलता रहेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारतीय पोत पर्यटन बाजार में अगले 1 दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास मंगलवार से फिर काम करना शुरू कर देगा। G7 देशों ने घोषणा की कि वो यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप नई सीमाओं को कभी मान्यता नहीं देगा। चीन में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण अगले वर्ष होने वाले AFC एशिया कप का आयोजन रद्द। भारत थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में कल इंडोनेशिया से खेलेगा। भारतीय पुरुष टीम 73 साल बाद फाइनल में पहुंची। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय किया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य सचिव सुधांशु पांडे ने आज नई दिल्ली में कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश के खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क का आधार है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के बावजूद ये व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत को छोड़कर अन्य सभी देश करीब $450 से $480 प्रति टन के हिसाब से गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भारत में गेहूं का शुरुआती भंडार 190 लाख टन था, जो पिछले साल के शुरुआती भंडार से 273 लाख टन से कम है। श्री पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष 433 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। इस वर्ष 444 लाख टन गेहूं की खरीद होने का अनुमान था, लेकिन अभी तक लगभग 180 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और संबंधित अधिकारियों के परामर्श से गेहूं और चावल वितरण के अनुपात में बदलाव करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की अतिरिक्त 111 लाख टन का आवंटन करके इसकी उपलब्धता को भी बढ़ाया है। We have boosted the availability of wheat by about 111 lakh metric ton more. So if you add that to 185, then it becomes 296 or so, which is almost at the same level of 273 last year. So we start with a very comfortable position. कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। I don't think there is a crisis which needs to be imagined. There is adequate food available both in government stocks and in public and private stocks. Food consumption is an inelastic item, so that you can never have a sudden increase in either consumption or decrease in consumption. वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि गेहूं का कोई संकट नहीं है और देश में पर्याप्त खाद्य भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि गेहूं की बढ़ती कीमतों के पीछे इसका अनियंत्रित व्यापार है और सरकार का मुख्य लक्ष्य महंगाई पर रोक लगाना है। The availability per se is not an issue, but the unregulated trade is pushing the prices up. The information that is now coming in is leading to speculative trading, which is pushing the prices up. And therefore, it is government's primary responsibility to ensure that the prices are maintained, availability is maintained, and everybody who genuinely needs it is given assurance that you will continue to get it. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और अभी एक कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनके परिणाम अब दिखने लगे हैं।
लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के सर्वे ने ये संभावना दर्शाई है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि घरेलू और वैश्विक स्तर पर निवेश होने से सप्लाई चेन पर दबाव कम हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अनुसंधान और विकास क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि अकादमिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध अध्ययनों से दोनों को ही लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद और त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। आज भाजपा विधायकों ने एक बैठक में उन्हें विधायक दल का नया नेता चुना। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यवेक्षक विनोद सोनकर सहित कई नेता उपस्थित थे। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सांगठनिक मामलों पर गौर करने और पार्टी को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में भूमिका बढ़ाने के लिए, पार्टी संगठन की गतिविधियों में उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आगे उनके मार्ग को प्रशस्त करेगी। इसलिए आज मुख्यमंत्री विप्लव देव जी ने मुख्यमंत्री के नाते पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष फरवरी में होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आज दोपहर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्यागपत्र सौंपा। असम सरकार ने आज विभिन्न पदों के लिए लगभग 23,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। 11 विभागों में कुल 22,958 लोगों को नियुक्ति मिली है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा ने आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में राक-ए-गुंड में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में उच्च न्यायालय के नए परिसर का निर्माण न्यायिक बुनियादी सुविधा को मजबूत करेगा और इससे एक ही स्थान पर विविध सहायक कानूनी सुविधाएं मिलेंगी। We will ensure that the integration of the Tele-law with district legal service authorities are done in a proper format, rendering of Tele-law service by 700 retainer lawyers at the front offices in district level offices. And this expanding network of DI Bandhu at the state district level service authorities, they are going to be on board. And this is capacitating 7,000 lawyers for pro bono services at the district level. In this way, Jammu and Kashmir has a very active legal service authorities. दिल्ली सरकार ने मुंडका आग की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घटनास्थल का दौरा करने के बाद ये घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भीषण अग्निकांड में शव इस हद तक जल गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने मृतकों की शिनाख्त के लिए जरूरी मदद दी है। पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने कहा कि 27 शव मिले हैं, लेकिन उनमें से 25 की पहचान अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक टीम डीएनए सैंपल की जांच करेगी। 28 लोगों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम दोबारा शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के नेतृत्व में 35 कर्मियों के एक दल ने मस्जिद में सर्वेक्षण का काम किया। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कहा कि आज सर्वेक्षण का काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और ये काम कल भी जारी रहेगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सर्वेक्षण के काम को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया। वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम वाराणसी की एक अदालत के आदेश पर किया जा रहा है। अदालत ने वाराणसी जिला प्रशासन को सर्वेक्षण का काम 17 मई तक पूरा करके इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण निर्यात को नियंत्रित करने का फैसला किया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का वितरण सुचारू रूप से चलता रहेगा। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब देब के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष के साथ कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारतीय क्रूज बाजार में अगले दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास मंगलवार से फिर से काम करना शुरू करेगा। G7 देशों ने घोषणा की कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप नई सीमाओं को कभी मान्यता नहीं देगा। चीन में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण अगले वर्ष होने वाले AFC एशिया कप का आयोजन रद्द। भारत थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में कल इंडोनेशिया से खेलेगा। भारतीय पुरुष टीम 73 साल बाद फाइनल में पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बढ़ती मांग और आमदनी के कारण भारतीय पोत पर्यटन बाजार में अगले दशक में 10 गुना वृद्धि की संभावना है। मुंबई में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन में श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार भारत को वैश्विक पोत पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सोनोवाल ने देश में पोत पर्यटन के विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने अनुसंधान और विकास के मद में अधिक राशि के प्रस्ताव का सुझाव दिया, जो वर्तमान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद के 1% से भी कम है। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में कृषि शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और वैज्ञानिकों से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विश्वविद्यालयों को नई तकनीकों और सतत उत्पादन के तरीकों को विकसित करने तथा देश के हर हिस्से में इन्हें प्रत्येक किसान तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लैब टू लैंड को आत्मसात करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया। एकीकृत और केंद्रीयकृत पोर्टल देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। डिजिटल आधारित विभिन्न परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी रखने के लिए प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए इस पोर्टल की परिकल्पना की गई थी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये पोर्टल देश भर में 5G नेटवर्क शुरू करने में निश्चित रूप से मददगार होगा। The Gati Shakti framework basically for integrated planning, integrated execution of all infrastructure services, whether it is highways, railways, waterways, cable, electricity, transmission line. रेलवे लाइन सब जगह जा रही है, हाईवे देश भर में लंबा चौड़ा नेटवर्क है, क्यों न इसके अलॉन्ग पहले से ही केबल डक्ट बना दी जाए। तो अब उस केबल को भारत नेट के लिए भी यूज कर लो और कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अगर यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर ले। ये सोच है, ये थॉट प्रोसेस है जो कि गति शक्ति। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में
राष्ट्रीय साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग ने इस प्रयोगशाला की स्थापना की है। इस परियोजना के लिए लगभग 35 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। दूर दराज का कोई भी व्यक्ति डाटा संग्रह का उपयोग कर सकता है और इससे कम समय में बेहतर रिपोर्ट बन सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सुश्री तारा वितस्ता गंजू, सुश्री मिनी पुष्पकर्ण, श्री विकास महाजन, श्री तुषार राव गेंडेला, सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, श्री सचिन दत्ता, श्री अमित महाजन, श्री गौरांग कंठ और श्री सौरभ बनर्जी को वरिष्ठता के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय कोलिजियम ने इनके नामों की सिफारिश की थी। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से अपना संचालन फिर शुरू कर देगा। इससे पहले इस साल 13 मार्च को दूतावास ने कीव में काम करना बंद कर दिया था और ये अस्थायी रूप से पोलैंड के वार्सा से काम कर रहा था। विश्व के शक्तिशाली औद्योगिक देशों के समूह G7 ने घोषणा की है कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के परिणाम स्वरूप नई सीमाओं को कभी भी मान्यता नहीं देंगे। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक बयान में कहा गया है कि G7 देश क्रीमिया सहित यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को समर्थन देना जारी रखेंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि G7 देश रूस पर प्रतिबंध बढ़ाएंगे और यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 14 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने को कहा। बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की अपील स्वीकार कर ली और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में सिपाहियों का नेतृत्व संभाल लिया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। अपने बेटों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहादुर शाह जफर चांदनी चौक गए और देशभक्त सिपाहियों को संबोधित किया। चूंकि सिपाहियों के समर्थकों संप्रभु शासक के रूप में उनका सम्मान करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम पर ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध भड़की वो आग देश के अनेक भागों में तेजी से फैलने लगी। बहादुर शाह जफर ने 14 मई 1857 को दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों, राव और राजाओं से दरबार में आने की अपील की। उन्होंने सभी से सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और इस प्रकार जागीरदारों और अमीरों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को कहा। अगले 4 महीनों तक दिल्ली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम
स्वाधीनता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 मई 1892 को बंगाल के बारीसाल में हुआ था। गुहा सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से प्रकाशन हाउस चलाते थे। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय भावना से भरपूर आलेख प्रकाशित करते थे। गुहा ने स्वाधीनता नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित किया, जिसे 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता साप्ताहिक के 4 संपादकों को राजद्रोही ठहरा दिया। अरुण चंद्र गुहा 1906 में जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए। जुगांतर पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और नजरबंद रखा गया। उन्हें 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। रिहा होने के बाद गुहा पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। उसके बाद अरुण चंद्र गुहा 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए और 26 साल तक उसके सदस्य रहे। देशेर माटी तोमार पारे ठेकाई माथा। अरुण चंद्र गुहा पश्चिम बंगाल से भारत की संविधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में सांसद के रूप में भी सेवा की। गुहा प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में औरबिंदो एंड जुगांतर, सृष्टि और सभ्यता और देश परिचय शामिल है। महान राष्ट्रवादी अरुण चंद्र गुहा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज सुधांशु बिमल चंद्र को भी याद कर रहे हैं, जो के चटगांव के निवासी थे। सुधांशु अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें 31 मई 1935 को गिरफ्तार किया गया और चटगांव जेल भेज दिया गया। उन्हें 1935 में जैसोर के केशवपुर में नजरबंद किया गया, जहां 14 मई 1936 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी सुधांशु बिमल चंद्र को शत शत नमन। आज राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सूमरो की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म सिंध प्रांत में 1903 में हुआ था। अल्लाह बख्श जमींदार और सरकारी ठेकेदार थे। सिंध प्रांत बनने के बाद उन्होंने इत्तेहाद पार्टी बनाई। 1937 में विधानसभा चुनाव में इत्तेहाद पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री बने। अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार ने 1938 से 1942 तक काम किया। सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते अल्लाह बख्श ने मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1940 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय आजाद कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो अल्लाह बख्श को सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची में एक बड़ा बंगला किराए पर लिया। वो सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची जेल भी गए। सितंबर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने डिफेंस काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया और विरोध में अंग्रेजों की दी गई पदवी भी लौटा दी। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने 14 मई 1943 को बहादुर राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सूमरो की उस समय हत्या कर दी जब वे तांगे में बैठकर अपने शहर से शिकारपुर जा रहे थे। मातृभूमि के इस महान सपूत अल्लाह बख्श सूमरो को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के पालमपुर में हिमाचल के पहले विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य में ये अपनी तरह का पहला विज्ञान केंद्र है, जिसे लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास रहेगा कि राज्य भर के छात्र पालमपुर विज्ञान केंद्र आएं और अध्ययन करें ताकि वे अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति कर सकें। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने ऐसे विज्ञान केंद्र खोलने की नई शुरुआत की है।
झारखंड में आज 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में लगभग 68% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि सभी जिलों से आंकड़े प्राप्त होने के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी किया जाएगा। देश में अब तक 191 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में 2,858 नए संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आगामी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। थॉमस कप के फाइनल में कल भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने डेनमार्क को 3-2 से हराकर पहली बार 73 साल बाद फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। इससे पहले भारत ने 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ब्राजील में 24वें डेफलिम्पिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत पहली बार डेफलिम्पिक्स में निशानेबाजी में हिस्सा ले रहा है। भारत तालिका में 7 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर है। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए चीन ने अगले साल AFC एशियाई कप 2023 की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया है। नए स्थान की घोषणा बाद में की जाएगी। इससे पहले चीन ने एशियाई खेलों को भी स्थगित कर दिया था। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। कोलकाता ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 3 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। कई जगहों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धौलपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में आज पारा 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। प्रदेश में दिन और रात दोनों तप रहे हैं। सुबह 9 बजे से ही कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान जहां 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, वहीं रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तेज गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में रौनक खत्म हो गई है। वहीं पशु और पक्षी भी गर्मी से व्याकुल हैं। कुछ शहरों में लू से बचाव के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल 4 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट, वहीं 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान को संयुक्त अरब अमारात के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण निर्यात को नियंत्रित करने का फैसला किया। सरकार ने भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं का वितरण सुचारू रूप से चलता रहेगा। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब देब के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, भारतीय पोत पर्यटन बाजार में अगले दशक में 10 गुना बढ़ने की क्षमता है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास मंगलवार से फिर काम करना शुरू कर देगा। G7 देशों ने घोषणा की कि वो यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप नई सीमाओं को कभी मान्यता नहीं देगा। भारत थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में कल इंडोनेशिया से खेलेगा। भारतीय टीम 73 साल बाद फाइनल में पहुंची। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।